ये वीडियो जो है वो आपको डायरेक्ट भेज दी जाएगी या फिर लंबी होने की वजह से यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेजा जाएगा। हर स्टाफ का इसमें हमें कमेंट लाजमी चाहिए ताकि हमें पता चले कि उन्होंने सारी वीडियो देख ली है और उसके बाद उनकी कमेंट कर दिया है। जो मैंने क्वेश्चन किए हैं उसमें आंसर्स कर दीजिएगा मुझे, और उसके बाद मैं कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट ना करूँ ये वाली गलतियाँ। अगर आपने वीडियो देखी है तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। अगर आपने मिसिंग किया, आपने ये अटेंड ना की ये मीटिंग, तो आप ये गलतियाँ करेंगे तो फिर ये मेडिकल रूट्स की ये रवायत नहीं है कि ऐसे लोगों को मेडिकल रूट्स में रखे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कोई 2 माह पहले हमने डिसाइड किया था कि स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन मौसम की भी सख्ती है और उसके बाद सारे स्टाफ को इकट्ठा करना ज़रा मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से आज मैं वीडियो की शक्ल में स्टाफ ट्रेनिंग इस मंथ की जो है वो आपको बता रहा हूँ। सब ने वीडियोस देखनी है कंप्लीट और उस पर रिएक्शन अपना कमेंट करना है। हमने इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं कि आपको उनका जवाब देना है। ये स्पेशली स्टाफ के लिए है और डॉक्टर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर इनमें कोई सजेशन हो, कोई गलती हो, तो वह ज़रूर अपनी कमेंट में बताएं कि ये इधर से इस तरह कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शुरू करते हैं कि ये स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों हमने इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें हमारे गोल्स क्या हैं। पहले हम हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, कि क्यों हम इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं कि सारी चीज़ें हम बेहतर करते जाएं, हमेशा मोटिवेट स्टाफ को किया जाए, क्योंकि मेडिकल रूट्स इंशाल्लाह फ्यूचर का अल-शिफा हॉस्पिटल जो है वो होगा। अभी हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमसे इंस्पिरेशन लेंगे। सबसे पहले हमने टीम वर्क को प्रमोट करना है ताकि आप कहीं भी जाएं आपके बिहेवियर में और बाकी स्टाफ के बिहेवियर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो। इसलिए ये लास्ट मंथ जो सारी मीटिंग्स मैंने की हैं उनमें टीम वर्क जो है प्रायोरिटी रखा है कि टीम वर्क जो है वो हमने करना है और उस पर फोकस रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको रीड कीजिएगा कि हमने ये सारी प्रायोरिटीज़ रखनी है। कस्टमर्स हमारे या पेशेंट्स हमारे जो हैं ये हमारी प्रायोरिटी हैं और उनको खुश रखना, उनके साथ तल्लक बनाना हमारा मकसद है ताकि सारे पेशेंट भी खुश रहें और हम ख़ुद भी खुश रह सकें। जो इंसान खुश रखता है वो ख़ुद खुश रहता है। अगर आप ख़ुद खुश रख नहीं सकते लोगों को तो दूसरे लोग जो है आपको खुश रखने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यानी आप अपनी मेहनत करें कि दूसरे को कुछ फ़ायदा दें, वो आपको फ़ायदा देने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या है? सबसे पहले मरीज़ों के साथ हमने रवैया बेहतर करना है। हमारा इस मीटिंग या इस ट्रेनिंग का पर्पज़ है कि हम मरीज़ों को अपना रवैया बेहतर से बेहतर जो है वो बता सकें कि ये मेडिकल रूट्स का स्टाफ है। तो आपको मैं सारी गाइडलाइंस दूंगा, आपने इस पर पाबंदी करनी है। पहले भी मैं पिछले मंथ भी सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अभी भी रिपीट करूँगा कि कैसे बेहतर करें। इससे ना सिर्फ मरीज़ों का फ़ायदा होगा बल्कि स्टाफ का ज़हनी दबाव जो है वो भी कम होगा। यानी स्टाफ जो है वो अमूमन उनको गलतियाँ जो है वो डॉक्टर बताते हैं एक दफ़ा और स्टाफ जो है वो भूल जाता है, या स्टाफ को जब कोई गलती सामने डॉक्टर को नज़र आती है तो डॉक्टर गुस्सा कर जाता है, जिसकी वजह से स्टाफ जो है वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। तो स्टाफ का ज़हनी दबाव कम करने के लिए हमने डॉक्टर से सजेशंस मांगी थी कि डॉक्टर्स हमें बता दें कि कौन कौन सी गलतियां हैं। हम स्टाफ अपने को बता देंगे कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी। सारे जो है वो इस तरह से सिस्टम के तहत चल रहे होंगे तो किसी को किसी पे गुस्सा करने का मौका नहीं मिलेगा। काम के नज़्म ज़ब्त को बढ़ाना है कि हमारी ऐसे ना हो कि वार्ड में हमारे कोई गंद पड़ा हो या हमारी एक तरतीब किसी को समझ ना आ रही हो कि अब ये इमरजेंसी आ गया है तो इसमें हमने क्या करना है। जब हमारे पास गाइडलाइंस होंगी तो फिर ये नज़्म ज़ब्त जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो अपनी गलतियां हैं डॉक्टर्स की, स्टाफ की, उनमें हमने कमी करनी है और अपने इल्म में इजाफ़ा करना है। अच्छा, सबसे पहला ये जो मंथ है इसमें हमने ये वाले टारगेट्स रखे हैं कि ये टारगेट्स हमने अचीव करने हैं। स्टेप बाय स्टेप इनका बताया जाएगा कि ये टारगेट्स हमने कैसे अचीव करने हैं। सबसे पहले हम मदद के लिए हैं, ये जुमला आप लोगों ने सबसे ज़्यादा याद रखना है। ये इंशाल्लाह डिस्प्ले भी कर दिया जाएगा आपके स्टाफ के डेस्क पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टाफ दे सके। तो आपने आज से कोशिश करनी है कि जब पेशेंट आपके पास इंटर होता है तो अपना तारफ़ करवाएं,
उसको सलाम दुआ करें और उसको ये जुमला आपने बोलना है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मदद के लिए हूँ, आप बताएं किस डॉक्टर को चेक करवाना है। या आप उनको कह सकते हैं कि आएँ बैठें, आपको कहवा पिलाते हैं, ठीक है, आपको ठंडा पानी पिलाते हैं। आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा के उसके बाद उनको बताना है कि मैं मदद के लिए हूँ, ये जुमला आप बोला करें। आपको भी इससे सुकून मिलेगा जब अगला पेशेंट, जितने तकरीबन आपके पास 70% ऐसे पेशेंट होंगे, जब आप ये जुमला बोलेंगे तो वो उनके चेहरे पे एंटर होते साथ ही मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो आपने आधा मरीज़ को ठीक कर लिया है। ये बात याद रखें कि जब मरीज़ के चेहरे पे आपने मुस्कुराहट या सुकून ले आए तो आपने आधा मरीज़ को ठीक कर लिया है। डॉक्टर सिर्फ मरीज़ को ठीक नहीं करता, हॉस्पिटल ठीक करता है, हॉस्पिटल का अमला और हॉस्पिटल का सिस्टम जो है वो ठीक करता है। तो आपने मरीज़ को पुरसुकून करना है। इससे जो बाहर से मरीज़ फ्रस्ट्रेशन लेके आया होगा, जो ज़हनी दबाव लेके आया होगा, वो उससे उसका आधे से कम हो जाएगा, जिससे मरीज़ जो है वो बाकी स्टाफ के साथ, डॉक्टरों के साथ उसका बिहेवियर और उसका बात मानने की सपोर्टेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। मरीज़ जो है वो बात मानने लगेगा। तो इसका ख्याल रखना है। आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, बताना है हम मदद के लिए हैं, बताएं हम आपको क्या किस डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं, और कहवा पिएंगे, कहवा पिलाएं उसको। दूसरा, लास्ट हमने 2 वीक पहले रूल बनाया है कि जब मरीज़ बाहर से आता है तो बाहर से आने के बाद उसको 5 मिनट बिठाना है, उसके बाद उसके वाइटल्स लेने हैं। क्योंकि जब पेशेंट इस सर्दी में बाइक पे आता है या गर्मियों में जब आता है और आके मरीज़ डायरेक्ट बीपी चेक करवाता है तो हमेशा ज़्यादा आएगा। उसको बिठाएं, उसके साथ गपशप लगाएं, आप अपने हॉस्पिटल के मतलब उसको कुछ बताएं, कहवा उसको ऑफ़र करेंगे, कहवा पिएँ, और उसके बाद उसके वाइटल्स जो है ना वो आपने लेने हैं। तो ये आपने ये चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन के साथ आपने याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद सफाई और हाइजीन का अपना भी ख्याल रखना है। हमने ड्रेस कोड स्टाफ का रखा हुआ है, वो ड्रेस कोड के साथ साथ दूसरी चीज़ हम इंशाल्लाह फ़ीमेल स्टाफ जो हैं उनके भी ड्रेस कोड की तरफ आएंगे। और इसके अपनी सफाई हाइजीन पर्सनल जो है उसका भी ख्याल रखना है, अपने डेस्क का भी ख्याल रखना है, और जो हॉस्पिटल की वार्ड है उसका भी। हम हर हॉस्पिटल में एक वार्ड इंचार्ज अनाउंस करेंगे। इसको मैं अलग अलग हॉस्पिटल में मैसेज करके वार्ड इंचार्ज जो है वो अनाउंस कर दूंगा। उनका काम है कि वेस्ट सेग्रीगेशन बड़े ध्यान से होनी चाहिए। जो वेस्ट आपकी वार्ड में है, यानी जो इंजेक्शंस पड़े हैं, जो सिरिंजेस पड़ी हैं, या उसके बाद जो चादर है वो अगर सीधी नहीं है या गंदी है, उस सब का ज़िम्मेदार वो वार्ड इंचार्ज होगा। वार्ड इंचार्ज का सिर्फ काम है कि मैनेज करना है वार्ड को। अगर ऐसी कोई भी चीज़ उसको एक्टिविटी नज़र आती है कि स्टाफ कोई गया जाके इंजेक्शन लगाया और सिरिंज छोड़ के आ गया, उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा रिकमेंड करो। अगर वो नहीं उस पर अमल करता तो वो मुझे रिपोर्ट करे, नईम भाई को रिपोर्ट करे, हम उस स्टाफ से बात कर लेंगे। और मल्टीपल जिसकी गलतियां होंगी वो स्टाफ मेडिकल रूट्स का हिस्सा नहीं है। तो वार्ड इंचार्ज ने सिर्फ इन चीज़ों को सुपरवाइज़ करना है, इन चीज़ों को मैनेज करना है। अगर वार्ड इंचार्ज के हॉस्पिटल में होते हुए अगर ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई चीज़ पकड़ी गई कि सिरिंजेस ओपन पड़ी हुई हैं, ड्रिप लटक रही है, चादर गंदी है, या जो आपकी बास्केट्स हैं उनमें वेस्ट जो है वो तरतीब से नहीं डाला गया, जो बास्केट रेड है उसमें सिरिंजेस डालनी है, वो एक गाइडलाइन आपकी ऑलरेडी डिस्प्लेड है, उसके मुताबिक नहीं डाला गया, तो फिर भी वो वार्ड इंचार्ज ज़िम्मेदार होगा। वार्ड इंचार्ज की ज़िम्मेदारी है कि उनको जाके बताए कि ये चीज़ इसमें डालनी है, ये चीज़ इसमें डालनी है। अगर वार्ड इंचार्ज को किसी चीज़ की समझ नहीं है तो वो डॉक्टर से जो इस टाइम प्रेजेंट हैं उधर, उनसे पूछ सकता है या मेरे से डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आपने वो वेस्ट सेग्रीगेशन जो है वार्ड इंचार्ज की ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन बाकी सारा स्टाफ कोऑपरेट करेगा। अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता तो वो स्टाफ मेडिकल रूट्स का हिस्सा नहीं रहेगा। इसके बाद एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि कुछ दिन पहले मैंने नोट किया है कि मरीज़ की राजदारी, अक्सर फ़ीमेल्स आती हैं, आपको आके फ़ीमेल्स को आके बताती हैं कि मेरे मसाइल ये हैं, आप डॉक्टर को बता दें। ऐसे ही मेल को भी आके डॉक्टर स्टाफ को कोई ना कोई पेशेंट जिक्र कर देता है, अपनी राजदारी या कोई चीज़ ऐसी बता देता है। उस पर मेक श्योर करना है कि ये आप तक रहे, आपसे आगे बिल्कुल भी ना जाए। जैसे
कोई अगर प्लेसिबो मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसका भी ख्याल रखना है कि कोई भी बात अपने हॉस्पिटल से बाहर नहीं जानी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि जब ऐसी कोई बात आपको पता चलती है, अक्सर कोई पेशेंट ऐसी बात करता है जो थोड़ी सी फ़नी होती है या उसका मजाक उड़ाने वाली होती है, तो आपने उस पर हंसना नहीं। वो पेशेंट चला भी जाए तो आपने उस चीज़ पे ख्याल रखना है कि उसका मजाक नहीं उड़ाना। पेशेंट की रिस्पेक्ट जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी पेशेंट्स भी आपको देख रहे होते हैं, अगर आप एक ही डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी जो पेशेंट उस टाइम उधर मौजूद होंगे वो भी फ़ील करेंगे कि हमारे पीछे भी ऐसे ही किया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की है। डॉक्यूमेंटेशन का अलग अलग हम समझा चुके हैं। इसका एक नया फ़ेज़ हम ये जो अभी डॉक्टरों के मसले चल रहे हैं उसको लेके हम एक नए तरीके से इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। वो भी जो ज़िम्मेदार बंदा होगा उसको समझा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर है कि हमने आज एक स्किल शामिल की है कि इंजेक्शन लगाने के तरीके क्या हैं, कौन से कम्बिनेशन किसके साथ लगाने हैं। जैसे वीनोफर जो है उसके साथ डेक्सा को हमेशा कहा जाता है लगाएं, क्योंकि उसमें 70% लोगों में रिएक्शन आता है। लेकिन जो माल्टोसेल है उसमें रिएक्शन नहीं आता, तो उसमें ना भी लगाएं तो चल जाता है। ऐसी ट्रेमाल जो है उसके साथ ग्रेविनेट का मिक्स करना लाजमी है, उसमें दूसरी चीज़ पूछने वाली नहीं। हर स्टाफ के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेमाल के साथ ग्रेविनेट को मिक्स करके डाइल्यूट करके फिर उसको डॉक्टर से पूछे कि कितना लगाना है, फिर उसके बाद लगाएं। जो चीज़ें बार बार रिपीट की जाती हैं, आपकी जो कम्बिनेशन रिपीट किए जाते हैं, उनमें दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। वो हर स्टाफ को पता होना चाहिए। वो हमेशा उसी पैटर्न पे चलेगा, अनलेस के डॉक्टर कोई उसको कहता है कि इस तरह नहीं इस तरह कर लो। अब आ जाते हैं वाइटल्स पे, तारफ़ पे। ये मैंने आपको बता दिया। वाइटल्स में आपने बीपी चेक करना है हर पेशेंट का, शुगर हर पेशेंट की चेक करनी है, पल्स ऑक्स आपके पास होना चाहिए, उसकी सैचुरेशन और हार्ट रेट ये लाजमी लिखना है। उसके बाद टेम्परेचर अगर नीड है पेशेंट को, उसका कोई रेस्पिरेटरी या कोई भी इन्फेक्शन है तो उसका टेम्परेचर ज़रूर चेक करें। ये सारी चीज़ें बीपी, शुगर और पल्स, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी फ़ाइल पे कंप्लीट होनी चाहिए। नाम डाटा कंप्लीट होना चाहिए। अक्सर डॉक्टर्स की तरफ से शिकायत आती है कि ठीक तरह से वाइटल्स को चेक नहीं करते, तो आपने लाजमी तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी कंप्लेन दोबारा ना आए। जिस स्टाफ की आएगी उसकी कंप्लेंट्स नोट की जाएंगी और फिर उसके साथ बात की जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हम आपकी मदद के लिए हैं। आपने किस डॉक्टर को चेक करवाना है ये जुमला याद रखें। गलती अगर किसी से हुई है, किसी पेशेंट ने कोई कह दिया है कि आपने गलत किया है या मेरे पैसे ज़्यादा ले लिए हैं, फ़ीस ले लिया, कोई भी किसी किस्म का मसला होता है, कोई मसला नहीं, गलती को मान लें। गलती मान लेना तरबियत की निशानी होती है, कमज़ोरी नहीं। गलती माना करें, उसके बाद उसको आपने डील नहीं करना, उस पेशेंट को अपने सीनियर या अपने कुलीग की तरफ शिफ्ट कर देना और उसको कंपनसेट करना पड़े या जिस तरह से भी उसको फैसिलिटेट करना पड़े हम करके उस पेशेंट को नाराज़ कभी नहीं भेजेंगे, उसको हमने राज़ी करना है। ये वाइटल्स की नॉर्मल वैल्यूज़ हैं कि हार्ट रेट जो है 60 to 100 हो तो नॉर्मल होता है। कभी भी आपने पेशेंट को ये नहीं बताना कि आपका ज़्यादा है, लो है, कुछ भी। आप ये हार्ट रेट जो है वो लिख दें और डॉक्टर की तरफ भेज दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल नज़र आता है, यानी ये 100 के बजाय 150 पे है, तो फिर फौरी तौर पे डॉक्टर को रिपोर्ट करें। टेम्परेचर जो है वो 99 के बजाय वो चला गया है 102 से ऊपर, तो आप फिर डॉक्टर को रिपोर्ट करें। आप उसको पेशेंट को परेशान नहीं करेंगे, आपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। डॉक्टर अगर कहता है उसको ये मेडिसिन दे दें तो उसको दे दें, अदरवाइज़ वेट करें, कोई मसला नहीं है। पेशेंट को डिस्टर्ब ना किया करें और पेशेंट पे कमेंट भी नहीं करना। समटाइम पेशेंट जो है किसी एक ख़ास स्पेसिफिक बीमारी का होता है जिसका बीपी जो है वो लो ही रहना होता है, तो आप उसको कह देते हैं लो है, तो वो पेशेंट बीमार हो जाता है या परेशान हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जब देखता है तो डॉक्टर कहता है ये आपकी कंडीशन में नॉर्मल है। तो इसलिए आपने डायग्नोसिस पे कमेंट नहीं करना कि ये चीज़ जो है वो ख़राब है या ठीक है। तो आप ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, हार्ट रेट लिख के अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल है तो वो आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें। जैसे इधर BSR शुगर का जिक्र नहीं है, तो शुगर अगर 400 से ऊपर है तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें कि इनकी 400 से ऊपर है, कोई मेडिकेशन दे दूँ।
उसके बाद पहले उस पेशेंट से पूछें कि आपने मेडिसिन ली है, कितना टाइम हुआ है। अगर उसने आधा घंटा पहले लिया है तो उसको ज़रूरत नहीं मेडिसिन की, वही मेडिसिन उसका काम करेगी। लेकिन अगर फिर भी उसने मेडिसिन नहीं ली हुई तो आप डॉक्टर के साथ रजू करें, डॉक्टर से पूछें और उसको मेडिसिन दे दें। लेकिन पूछने से पहले मेक श्योर करें कि डॉक्टर के पास पहले पेशेंट तो नहीं है। अगर है तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर कोई एमरजेंसी है तो आप नाक करें, नाक करके उनको बताएं कि ये एमरजेंसी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपके अल्फाज होने चाहिए कि एक एमरजेंसी है, इसलिए मैं आई हूँ और ये मसला है। आपने पहले मसला नहीं बताना ताकि डॉक्टर को सिवियरिटी पता चल जाए कि ये इस वजह से हमारे पास आई हैं और इनकी वैलिड रीज़न है आने की, ताकि डॉक्टर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये याद रखें कि अगर आप चेहरे पर मरीज़ के मुस्कुराहट ला सकते हैं तो आपकी ड्यूटी मुकम्मल हो जाती है। यानी आप खिदमत करने जो आए हैं, पैसे तो मिल ही रहे हैं आपको, लेकिन जो खिदमत करने आए हैं वो भी आपकी पूरी होती है। नीयत से अगर हम काम करेंगे ना तो रिज़्क़ में ख़ुद ब खुद जो है बढ़ाव होगा। और हमने ऐसे मेडिकल रूट्स में ऐसे ऑप्शंस भी रखे हुए हैं। आप सबको पता है कि हम सबसे ज़्यादा पे भी करते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि हमने ऐसे ऑप्शंस भी रखे हुए हैं कि जो लोग अच्छे तरीके से बिहेवियर रखते हैं, जो लोग अच्छा स्टाफ पेशेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उनकी पे जो है मसलसल बढ़ती भी है और उनको उनके शेयर्स भी दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर देना है कि आपको लगता है कि दुआ से मरीज़ ठीक होता है, यानी जो दवाई डॉक्टर लिख के देता है क्या मरीज़ सिर्फ उसी से ठीक होता है? ये क्वेश्चन सारे स्टाफ जो हैं मुझे पर्सनल में या ग्रुप में आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि आपको क्या लगता है। येस नो में जवाब नहीं देना, मुझे आपने बताना है कि क्या हुआ। कोई अगर चाहे तो उसकी एग्जांपल भी दे सकता है कि फ़लाँ मरीज़ आया, उसको हमने ऐसे ट्रीट किया तो वो उसने कहा कि मैं आधा ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब आ जाती है स्किल की बारी, ये आपको डॉक्टर हुसनैन बताएंगे। इंजेक्शन लगाने के 3-4 तरीके होते हैं। एक तो इंट्रामस्कुलर मतलब मसल के अंदर लगाते हैं, दूसरा वेन के अंदर लगाते हैं और तीसरा हम लगाते हैं जिल्द के नीचे। ठीक है। अब इंट्रामस्कुलर में हम 3 जगह पे ज़्यादा लगाते हैं। एक तो डेल्टाइड मतलब के आर्म पे लगाते हैं, दूसरा हम लगाते हैं वेस्टस लेटरलिस थाई पे, और वेंट्रोग्लूटियल हिप्स पे लगाते हैं। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे लगता है। और उसकी क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले आपने देखना होता है कि मसल विजिबल है कि नहीं है। अब ज़्यादातर हम डेल्टाइड पे लगाते हैं, लेकिन डेल्टाइड पे लगाने का तरीका नहीं पता होता। उससे ये कॉम्प्लिकेशन होती है कि नर्व डैमेज हो जाती है, अब्सेस बन जाता है। ये देखिए जी, अगर आप मसल पे लगाना चाह रहे हैं ना तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये मसल है तो ये क्या विजिबल है, ये पकड़ में आ रहा है, देख रहे हैं। अब डेल्टाइड होता कौन सा है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि डेल्टाइड मसल है कौन सा? डेल्टाइड मसल शोल्डर मसल्स का होता है और साथ अपर आर्म का होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा, कोई हेल्दी है बंदा उसका आपको डेल्टाइड नहीं नज़र आ रहा, तो आप ये जो इधर हड्डी का एक प्रोमिनेंट एक्रोमिन प्रोसेस उससे कहते हैं, हम उधर फिंगर रखेंगे 2 फिंगर ब्रेथ। ठीक है। और ऐसे नीचे वी बना देंगे और इस वी के सेंटर जो बनेगा हमने वहाँ पे पहले कॉटन रखना है। कॉटन को अंदर से ऐसे बाहर की तरफ राउंड राउंड करके लाना है। ठीक है। जब आप उसको स्टेरिलाइज कर लेंगे उसके बाद आपने वहाँ पर पालपेट वगैरह नहीं करना, आपने ग्लव्स पहनने हैं, प्रॉपर जो हाइजीन का है उसका ख्याल रखना है। और जब वो आपको पालपेट हो जाएगा, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि ये डेल्टाइड है, ऐसे आपको ये सेंटर में लगाना है, तो आपने सीधा डायरेक्टली ऐसे 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे ना हो, सीधा 90 डिग्री पे लगाना है आपने। ठीक है। और इंट्रामस्कुलर अगर आप लगाना है तो वो आप 2 ml से 3 ml तक लगा सकते हैं। ठीक हो गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो हड्डी है, हड्डी से 2 फिंगर नीचे आपका डेल्टाइड होता है। आप ऐसे वी बना के, ये वी बना के इधर लगाएं तो ये कभी भी नर्व डैमेज या कभी भी नुकसान नहीं करेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये पोजीशन है। अक्सर स्टाफ को देखा गया कि इधर लगा रहे होते हैं या जल्दी में इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं, आपने इधर ही लगाना है। किसी का भी आज की वीडियो के बाद किसी स्टाफ को देखा गया गलत लगाते हुए तो उसको फ़ाइन होगा। आपको अगर मज़ीद समझना हो तो आप हमसे समझ सकते हैं। अदर ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन ये कि ये कामन जगह है। अगर आपको लगे कि इसके इधर नहीं लग सकता या बंदा वीक है, उसकी हड्डी आ रही है, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे किधर लगाएं।
उसके लिए हिप का बेहतरीन ऑप्शन होता है, आप लोग हिप पे लगाएं उसके लिए इंजेक्शन। और एक्सपोज लाजमी किया करें। और सबसे पहले आपने ग्लव्स पहनने हैं, पेशेंट को एक्सपोज करना है, फिर राउंड राउंड सफाई करनी है आपने। जब सफाई आपने कर ली उसके बाद आपने इसको टच नहीं करना, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाना है। उसके बाद वो प्रेस कर देना है आपने 30 सेकंड्स के लिए कॉटन के साथ, ठीक है। ये IM जो मसल IM जो आपका इंजेक्शन होगा उसके लिए ये गाइडलाइंस है। फिर ये चीज़ें हैं कि हम किस किस मसल पे कितने कितने ml तक लगा सकते हैं। जो हम बच्चे होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं उनमें थाई पे लगाते हैं 1 to 2 ml, ठीक है। और जब अडल्ट आ जाते हैं, बड़े आ जाते हैं, उनमें हम डेल्टॉइड में 2 ml तक लगा सकते हैं और थाई पे हम 3 ml तक लगा सकते हैं और जो हिप है उस पे 3 ml से ऊपर भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं कि जब आपने 3 cc सिरिंज ली, 3 cc सिरिंज भर के जब आपकी भर जाती है तो आपने कभी भी बाजू पे नहीं लगाना। पेशेंट को पेन होगी, बहुत ज़्यादा इसकी पेन होती है। आप 1 ml या 1.5 ml तक आप मस्कुलर बाजू पे लगा सकते हैं, डेल्टॉइड पे लगा सकते हैं। इसके बाद आप थाई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और थाई पे लगाएं। अगर इससे ज़्यादा है तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है, 2 डोजेस में डिवाइड करें और डिफरेंट साइड पे यानी दोनों बाजुओं पे लगा लें। अगर कभी ऐसी मजबूरी बनती है कि कोई मेल स्टाफ नहीं, फीमेल स्टाफ को लगाना पड़ रहा है और वो 3 ml या 3 ml से ज़्यादा इंजेक्शन है तो वो उसको हाफ दोनों साइड्स पे लगा लें, डिवाइड कर लें। आपने कभी भी एक ही जगह नहीं लगाना, वो बहुत पेनफुल होता है, सूजन करवाएगा। पेशेंट जो है वो 3 से 4 दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा और ये गाइडलाइंस के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि उससे रिएक्शंस भी हो सकते हैं, आपके इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ये एक प्रॉपर तरीका है कि हमने कैसे उसको इंजेक्शन, देखो वो 90 डिग्री पे लगा रहे हैं बिल्कुल, और उसके बाद वो प्रेस करके ऊपर कॉटन बैंडेज भी लगाते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है अगर इंट्रामस्कुलर अब रॉन्ग वे पे लगाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर पेन होगी, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत लोगों के अब्सेस बन जाते हैं, गैंग्रीन बन जाते हैं जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। नर्व डैमेज हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि डेल्टॉइड मसल में जो हमारी होती है एक्सिलरी नर्व वो डैमेज हो जाती है तो उससे लोगों की बाजू ऊपर उठाने में दिक्कत आती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मसल डैमेज हो जाते हैं। और एक बात ये भी करनी है आपसे कि जब आप लगाते हैं किसी मरीज़ को इंजेक्शन लगाते हैं तो आप इस बात का एहतियात किया करें कि इंजेक्शन लगाने के बाद आपने इंजेक्शन सिरिंज को रीकैप नहीं करना बल्कि उसको डिसइंफेक्ट करना है। अगर आप रीकैप करेंगे तो WHO के गाइडलाइन वो प्रिक होने के चांसेस होते हैं, तो वो अगर उस मरीज़ को हैप बी है या हैप सी है तो आप भी उस पर प्रोन हो सकते हैं। ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये सिरिंज है तो आपने इसका ये उतार लिया, इसको इंजेक्शन लगा लिया, लगाने के बाद ये जब लगाएंगे ना तो 5% चांसेस होते हैं कि आपको भी प्रिक हो जाएगा। मेरे एक डॉक्टर थे, उनको फ्रेश MBBS थे, उनको ऐसे ही प्रिक हुआ और वो पेशेंट HIV पॉजिटिव था। उसकी वजह से उनकी 6 मंथ के अंदर अंदर डेथ हो गई। HIV पॉजिटिव होने की वजह से डेथ होगी उनकी। तो आपने इस तरह वापस लगाने की कोशिश ही नहीं करनी जो आपने लगा दिया है। आपने क्या करना है, उसको ऐसे ही पकड़ा, बॉक्स पहले ला के नज़दीक रखें, उसमें जाके इस सिरिंज को काट देना है आपने, ताकि वो चांसेस ही ख़त्म हो जाएं। और जब आपने ऐसे पकड़ा है तो इसको ऐसे ही सीधा रख के आप जाके उधर तक जाएंगे, रास्ते में किसी को डैमेज नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें। इससे पहले पेशेंट से हिस्ट्री लें कि उनको कोई हेपेटाइटिस B, C वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। अगर है तो और ज़्यादा एहतियात बरती जाए ताकि ऐसे पेशेंट के चांसेस जो हैं जिनको नाउन है वो आपको ना लगे। इनमें से कोई भी चीज़ आपको हो सकती है, सिर्फ इंजेक्शन के टच होने से, थोड़ा सा ज़ख़म होने से ही आपको हो सकता है B, C और HIV। तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है अपने लिए कि इस इंजेक्शन को सीधा रख के आप जाके डिस्कार्ड कर दें और पेशेंट को गाइड करें कि अगर आपको ये BC है तो हर जहाँ पे भी जाएं इंजेक्शन लगाने वो ज़रूर बताएं। और इसमें IV करते हुए बात बहुत ज़्यादा ख्याल आपने रखना है कि IV में क्योंकि ब्लड डायरेक्ट निकलता है तो आपको एक्सपोजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके IV करते हुए ग्लव्स हाथ में ज़रूर होने चाहिए, ग्लव्स करके उसके बाद आपने IV करनी है। ये गाइडलाइन है। अगर कोई बंदा मुझे किसी स्टाफ को ग्लव्स के बगैर लगाते हुए इंजेक्शन फ़ोटो भेज दे,
तो उस को इनाम दिया जाएगा और जो स्टाफ लगा रहा होगा उसको फ़ाइन किया जाएगा, ठीक है। और हम ख़ुद कैमरे भी मैनेज कर रहे होते हैं, 5-6 लोग हम कैमरे देख रहे होते हैं, अगर हमें कभी ऐसा नज़र आया तो फिर भी उसको फ़ाइन किया जाएगा, ठीक होगा। ये आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। ये एब्सेस वाले जो पेशेंट है ना, डिक्लोरान लगने से काफ़ी लोगों को एब्सेस बनती है, जिसकी वजह से पूरा उनका मसल काटना पड़ता है और फिर उसकी रिकवरी जो है वो सालों में होती है। तो आप अगर ऐसा कभी हो तो आपके ऊपर वो बंदा केस भी कर सकता है, आपको वो परेशान भी कर सकता है, हॉस्पिटल को परेशान भी कर सकता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन सारी चीज़ों से ख़ुद भी बचें और हमें भी बचाएँ। ये चीज़ें आपके गाइडलाइन बता दी गई हैं, इसके बाद अगर होगा तो आप ज़िम्मेदार हैं। और अगर कोई स्टाफ ब्रेक हो भी जाता है सिरिंज के साथ तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को बताना है और इन्फॉर्म करना है। अब इंट्रावेनस इंजेक्शन है वो कहाँ कहाँ पे लगता है कि फोरआर्म पे लग सकता है, बैक ऑफ द हैंड पे लगता है, इनसाइड ऑफ द एल्बो, ठीक है, फुट एंकल पे लगता है जो कि ज़्यादातर बच्चे होते हैं उधर, ठीक है, स्कैल्प पे बच्चों को लग सकता है, एक्सटर्नल जगुलर वेन पे लग सकता है अगर किसी की वेन विजिबल ना हो रही हो, ठीक है, बहुत बारीक हो रही हो और क्रिटिकल कंडीशन तो आप एक्सटर्नल जगुलर वेन पे आप लगा सकते हैं। एंगल क्या होता है इसका, जैसे कि इंट्रामस्कुलर में हम 90 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, इसका जो 45 एंगल होता है हमने उधर लगाना होता है। ज़्यादातर हम 25-30 तक इधर तक रहना चाहिए। अब जब हमने आईवी करनी है हमने चीज़ें क्या क्या देखनी है, हमने देखनी है कि वेन कौन सी विजिबल है, कौन सी क्या कहते हैं कहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है आपको, ठीक है। और अवॉइडेंस क्या करनी है कि हमने देखना है कि जॉइंट पे नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि वो जॉइंट पे जब लगाएंगे तो वो एक तो बहुत पेनफुल होगा, दूसरा जब हम उसको कोई ड्रिप वगैरह लगाएंगे, कोई फ्लूइड लगाएंगे और वो जॉइंट को क्या कहते हैं अगर हिला देता है तो वो बंद हो जाती है, बार बार उसको ठीक करना पड़ता है, ठीक है। आईवी लगाने से पहले आपके पास पूरा सामान होना चाहिए, आपके पास पूरी एक जो मतलब कि होती है पहले आपके पास एक टॉर्निकेट हो, कॉटन स्वैब होना चाहिए, आपके पास आईवी लाइन आपने देखनी है कि किसको 22 वाली लगती है, किसको 24 वाली लगती है। अगर तो वेन अच्छी खासी विजिबल है तो और बड़ा बंदा है तो उसको 22 वाली लगाएं, अगर नहीं विजिबल है तो आप 24 वाली लगा दें, ठीक हो गया। जो वार्ड इंचार्ज होगा उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि जो इमरजेंसी ट्रे है या जो आईवी ट्रे है उसको रेडी रखे, उसमें सारी चीज़ें पहले से होनी चाहिए, एमरजेंसी इंजेक्शंस भी इसमें होने चाहिए ताकि पेशेंट आए तो वो एक बंदा जो वार्ड में जाए वो आईवी करना शुरू कर दे। जो बाकी गाइडलाइंस होंगी, जो इंजेक्शंस लगाने हैं, एंटीबायोटिक, विनोफर या कोई भी लगाना है, तो वो सिर्फ स्टाफ को पिक करना पड़े, बाकी चीज़ें पीछे अवेलेबल हों। अब जब आपने क्या कहते हैं आईवी कर दी या इंट्रावेनस कोई इंजेक्शन लगा दिया है, ठीक है, उसके बाद अगर आप आईवी उतारते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रेशर अप्लाई करके रखना है कॉटन के साथ, ठीक है, फौरी तौर पर। और आपने वो प्रेशर करने के बाद, प्रेशर लगाने के बाद आपने उस पर बैंडेज लगानी है, ठीक है, और उसको 30 to 60 मिनट तक कवर रखना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए, क्योंकि इंट्रावेनस के थ्रू इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। ये हमारी छोटी सी गलती है कि हम प्रेशर जो है वो देते हैं लेकिन उसको 60 मिनट तक कवर नहीं रखते। तो आज के बाद इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द सारे हॉस्पिटल्स में जो क्या कहते हैं उसको पलटे जो हैं वो अवेलेबल, क्या कहते हैं, सनी प्लास जो है उनको अवेलेबल करवा दूंगा मैं। वो आपने जब आईवी रिमूव करनी है तो पेशेंट को 2 मिनट तक पास खड़े होकर उसको प्रेस करवाना है और उसको गाइड करें कि आपने 5 मिनट दबा के रखना है। जब वो उसकी ब्लीडिंग मेक श्योर करें हो जाती है ख़त्म, उसके बाद उसके ऊपर आपने सनी प्लास लगा देना है। 60 मिनट के बाद उसको कहेंगे रिमूव कर ले, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस आईवी में बड़े हाई होते हैं। जब पेशेंट जो है वो उसको उसी टाइम रिमूव कर देता है तो अगर वो पोर उसका ओपन है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप हर आईवी के बाद आज के बाद सनी प्लास भी लगाएंगे। ये तरीका बताया गया है लगाने का, आपको बेहतर ऐसे आइडिया होगा, लेकिन इसकी वीडियो यूट्यूब लिंक है, ये जब फाइल आपके पास आए तो आप इसको देख सकते हैं। ये उन्होंने बताए गए हैं कि किस किस एंगल पे किस किस चीज़ पे इंजेक्शन लगता है। इंट्रामस्कुलर पे आपने 90 डिग्री मतलब बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपने
स्किन के अंदर लगाना है तो आपने 45 के अंदर रखना है, और अगर इंट्रावेनस है तो आपने 25 के एंगल पे रखना है। अब ये एंगल देख लें किस किस एंगल पे रखना है। अब जब हम टेस्ट डोज लगाते हैं, जैसे कि हम सेफ्ट्रैक्सोन के लिए टेस्ट डोज लगाते हैं ताकि पेशेंट जो है वो एलर्जिक रिएक्शन ना हो, क्योंकि सेफ्ट्रैक्सोन से बहुत से लोगों को रिएक्शन होते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि उसको अगर डॉक्टर भूल भी जाता है तो आपने उसको पहले टेस्ट डोज लगा के फिर आपने उसको इंट्रावेनसली लगाना है। टेस्ट डोज में आप 0.5 से 1 ml तक सब कट, ये देखें ठीक है, सब कट लगाना है आपने। वो आप फोर आर्म में भी लगा सकते हैं, या जो लेग का जो क्या कहते हैं वो मसल है उस पर लगा सकते हैं सब कट, ठीक हो गया। तो आपने उधर लगा के निशान लगा देना है कि आपने इधर इंजेक्शन लगाया है, ठीक है। और 1-2 मिनट के लिए रखना है कि वो देखने कि रेडनेस तो नहीं हो रही। अगर रेडनेस हो रही है तो आपने डॉक्टर्स को बताना है कि रेडनेस हो रही है, तो वो रिएक्शन का हो रहा है, तो वो इंसान क्या कहते हैं बहुत सी आगे कंडीशन से बच सकता है। तो आपने वो ना अपने दिमाग में जहन में बिठा के रखना है कि सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन लगाने से पहले टेस्ट डोज लाजमी देनी है। ये कुछ साइट्स हैं इंट्रावेनस के लिए जहाँ पर हम करोना लगाते हैं। ये सेफलिक वेन, बेसिलिक वेन, ठीक है। ये हैंड के ऊपर है। इसमें बेस्ट चूज़ कर लेनी है, आपने देखना है जो विजिबल है, पल्पेबल है और उसके बाद स्ट्रेट है तो फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सारे एंगल्स दिए गए हैं कैनोला लगाने के, कि कैनोला को 30 डिग्री पे लगाते हैं और कैसे लगाते हैं ये वीडियो देखें कि इसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपने नीडल, ये दोबारा से वीडियो स्टार्ट होती है तो देखिएगा, सबसे पहले आपने चेक करना है, ये चेक किया कि पीछे हो जाता है, उसके बाद प्रिक करें, ये उसके वेन के अंदर चली गई, आपको खून आया तो आपने इसको रिमूव करके फिर इसको आगे मूव कर लेना है और उसकी कंफर्मेशन कर लेनी है, ठीक है जी। अब बहुत सा स्टाफ ने इधर गलती करता है कि जब वो प्रिक करता है और ब्लीडिंग थोड़ी सी आती है तो वो नीडल नहीं निकालता, वो नीडल आगे फिर अंदर ले जाता है। तो वो जब वो अंदर लेके जाएगा तो वो प्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपने वेन पंक्चर कर दी होगी, ठीक है। तो वो आपने ये गलती नहीं करनी। जब आपने प्रिक किया, थोड़ी सी नीडली अंदर ले गए, आपको लगा कि ब्लड आ गया, तो आपने नीडल निकाल देनी है और आगे फिल कर देने उसको, ठीक हो गया। इसके बाद ड्रिप की हाइट है कि ड्रिप की हाइट कितनी होनी चाहिए। 1.2 to 2.1 मीटर तक आइडियल हाइट है, लेकिन ये जितना आप हाई रखेंगे उतनी स्पीड जो है वो बढ़ती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है। तो आपने इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो उसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप आईवी लगाने लगते हैं, आईवी सेट जो होता है उसमें से एयर जो है वो ज़रूर रिमूव करें, उसका बहुत ख्याल रखें। एयर बबल जो है वो बंदे की जान ले सकता है। आप एक भी एयर बबल नहीं होना चाहिए आपका। अगर उसके लिए गाइडेंस चाहिए हो, जो आपका सीनियर है उससे आप बात करें कि कैसे रिमूव करें, आइडियल है। उसके लिए सबसे पहले आपकी आईवी सेट में जो छोटा सा होता है फ्लूइड कलेक्शन के लिए हिस्सा होता है, उसमें फ्लूइड भरें, उसके बाद एयर रिमूव करना शुरू करेंगे तो फिर पीछे से प्रेशर होगा, फिर कभी भी ये फिल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद स्पीड है, डिफरेंट ड्रिप्स की स्पीड है कि कैसे स्पीड रखते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो आपने एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर्स में ख़त्म करनी है। तो इसके लिए 33 जो ड्रॉप्स हैं पर मिनट रखेंगे तो वो 30 मिनट्स में आएगी। 100 ml में आप लगाते हैं तो 30 मिनट्स टू 1 आवर्स में फ़िनिश करें। इसमें जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि सेफ्ट्रैक्सोन के साथ अक्सर रिएक्शंस हो जाते हैं। ऐसे ही वीनोफर है, वो आपने 100 ml में लगानी है, वो आप डायरेक्ट कभी भी नहीं लगा सकते और उसकी टेस्ट डोज देना लाजमी है। यहाँ टेस्ट डोज देंगे या दूसरा तरीका होता है कि वीनोफर में आप डेक्सा लगा दें। अगर वो डेक्सा लगाएं तो फिर इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जो लेटेस्ट साल्ट है जिसमें माल्टोसेल एग्जांपल है उसकी, वो अगर आप लगाना चाहें तो उसमें आपको टेस्ट डोज की ज़रूरत नहीं होती, उसमें रिएक्शन के चांसेस लेस दैन 1% हैं, लेकिन वीनोफर में 30% चांसेस होते हैं और 30% चांसेस जो हैं बड़े हाई चांसेस हैं। इसलिए आप डेक्सा लगाएंगे और एबल उसके पास, पेशेंट के पास रखेंगे। दूसरी बात ये है कि आप उसकी टेस्ट डोज लगाएं, उसके बाद उसको दें। फिर आ जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कैसे हैंडल करना है। सारा प्रोसेस जो लैब वालों ने करना है वो कर लिया है, तो आप उसको इनिशली 20 का कैनोला या 18 का कैनोला जो है पास करने के बाद फर्स्ट 15 मिनट के लिए इंतहाई स्लो रखें। फर्स्ट 15 मिनट में अगर रिएक्शन पेशेंट को होना हो तो वो ज़ाहिर हो जाता है, आप उसको मैनेज करें। अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो आप उसकी स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। अगर
अक्सर देखा गया है कि हमारे 6 to 8 आवर्स लग जाते हैं ट्रांसफ्यूजन में। आइडियल ये है कि 3 to 4 आवर्स में जो ट्रांसफ्यूजन है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप फर्स्ट 15 मिनट स्लो रखें, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें, 28 ड्रॉप्स पर मिनट्स कर दें, तो आपकी 3 to 4 आवर्स में जो ट्रांसफ्यूजन है वो कंप्लीट हो जाती है। 6 आवर्स तक जाने तक अमूमन जो है ब्लड क्लॉट कर जाता है, वो आधा बैग में रह जाता है और उसको ज़ाया करना पड़ता है। तो आप सारी चीज़ों को मेक श्योर करें। इसमें एक बड़ी ज़्यादा ज़रूरी, इन सारी IV ड्रिप्स में सारी चीज़ों सब में बड़ा ज़रूरी है कि आजकल टेम्परेचर का ख्याल रखें कि फ्लूइड जो लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। अगर वो ठंडा है तो उसको थोड़ा सा गर्म करें और उसके बाद उनको दें। उसके लिए आपके पास लैब में मौजूद है वाटर बाथ जो है वो मौजूद है। आप उसमें लैब वालों को कहें उसको चला दें, 5 मिनट में वो पानी गर्म करता है। आप उसमें अपनी ड्रिप रखें, वो नीम गर्म हो जाती है या उसकी एटलीस्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, तो आप उसको अटैच कर दें। मेक श्योर करें इस पे, क्योंकि पेशेंट को सर्दी लगना, उसको ये लगता है कि रिएक्शन हो गया लेकिन वो सर्दी की वजह से होता है, तो आप उसको मेक श्योर करें। और डॉक्टर्स प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को सर्दियों में मेक श्योर करवाएं कि पेशेंट को स्टाफ को गाइड करें कि आप पहले इसको वाटर बाथ में रख के नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएँ, उसके बाद इसको लगाएं। कॉम्प्लिकेशंस इन सब की क्या हो सकती हैं? फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह। जैसे ही इसमें से कुछ भी आए आपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। लेकिन फ्लूइड ओवरलोड सबसे कॉमन है। आपको अगर ब्लड लगाने के बाद फ्लूइड ओवरलोड लगे तो आप लेसिक्स का इंजेक्शन जो है एक लगा सकते हैं, उससे पेशेंट का ओवरलोड ख़त्म हो जाएगा, यूरिन उसको आएगा और वो उसका लोड कम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ सजेशंस हैं जो डॉक्टर्स ने दी थी, बहुत थोड़ी हैं। मज़ीद रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर्स के लिए इनको कि आप नेक्स्ट मंथ की मीटिंग के लिए ज़रूर हमें सजेशंस दें और इसमें हमें हेल्प करें कि अपने स्टाफ को, अपने अमले को, अपने सिस्टम को बेहतर करने में। डॉक्टर्स ने कहा था कि इंजेक्शन लगाने के लिए ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करते। आज के बाद कोई भी पकड़ा गया, डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट है आप चेक करें, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो उसकी फ़ोटो जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें, उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद नीडल अगर आपकी गिर जाती है या एक्सपोज हो जाती है जब आप इंजेक्शन लगाने लगते हैं, तो उसको डिस्कार्ड करना है, उसको रीयूज़ नहीं करना आपने। यानी वो नीडल आपके प्रेस हो गई है, आपको लग गई है या नीचे गिर गई है या किसी और चीज़ में जा लगी है, तो आपने उसको ज़ाया कर देना है, आप उसको रिपीट नहीं लगाएंगे। टेस्ट डोज लगाने का तरीका डॉक्टर साहब ने बता दिया है। जो इंजेक्शन एंटीबायोटिक हैं या वीनोफर वगैरह है, या जो नया इंजेक्शन आपको जिसका आइडिया नहीं है तो उसके लिए टेस्ट डोज लगाएं, उसके बाद जो है वो उस इंजेक्शन को लगाएं। इसके बाद डॉक्टर रूम एंट्री जो है उसका मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि डॉक्टर के रूम में एंटर होते हुए पहले नॉक करें, मेक श्योर करें पेशेंट में डॉक्टर साहब बिज़ी तो नहीं है। अगर एमरजेंसी है तो आप पहले जाके बताएं कि डॉक्टर साहब एमरजेंसी है और ये मसला है, ताकि वो पहला लफ्ज़ आपका उनको कंफर्ट दे दे कि ये कोई ज़रूरी काम के लिए आए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। इसके अलावा जो सजेशंस होंगी डॉक्टर्स की, वो अपने वॉइस मैसेज में ज़रूर शेयर करें, ताकि या कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि हम सारे स्टाफ को इन चीज़ों के लिए पाबंदी करवा सकें, अपने सिस्टम को बेहतर कर सकें, आपकी कंफर्टेबिलिटी को बेहतर कर सकें और पेशेंट की जो केयर है, जो उनकी मदद है, उसको बेहतर कर सके। ये वीडियो जो है वो आपको डायरेक्ट भेज दी जाएगी, या फिर लंबी होने की वजह से YouTube पे अपलोड करके आपको लिंक भेजा जाएगा। हर स्टाफ का इसमें हमें कमेंट लाजमी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि उन्होंने सारी वीडियो देख ली है और उसके बाद उनकी कमेंट कर दिया है। जो मैंने क्वेश्चन किए हैं उसमें आंसर्स कर दीजिएगा मुझे, और उसके बाद मैं कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट ना करूँ ये वाली गलतियाँ। अगर आपने वीडियो देखी है तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। अगर आपने मिसिंग किया, आपने ये अटेंड ना की ये मीटिंग, तो आप ये गलतियाँ करेंगे, तो फिर ये मेडिकल रूट्स की ये रवायत नहीं है कि ऐसे लोगों को मेडिकल रूट्स में रखे। तो ये बात रिपीट करना लाजमी था कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, आप अपना ज़िम्मेदारी शो करें, तो हम आपके साथ हैं। हम आपको फाइनेंशियली भी मजबूत बनाना चाहते हैं, मेंटली भी मजबूत बनाना चाहते हैं, और आपकी जो CV है उसको भी बिल्ड करना चाहते हैं। उसके लिए आपकी भी हमें हेल्प चाहिए और ये सारी चीज़ें इसमें लाजमी हैं।